दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सच्ची घटना पर आधारित है और जिसमें दिखाया गया है कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरियन मजदूरों को जापान ले जाकर जानवरों की तरह काम करवाया गया। ये कहानी है जिंदा रहने की जंग, आजादी की लड़ाई और इंसानियत की आखिरी सांसों तक की हिम्मत की। फिल्म का नाम है द बैटलशिप आइलैंड और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फिल्म के हर सीन में आपको दर्द, डर और उम्मीद तीनों का असली चेहरा देखने को मिलेगा। और इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल फिल्म एक्सप्लेन गुरु को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, छोटे क्रिएटर को भी आप जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि छोटे क्रिएटर भी बहुत मेहनत करते हैं और आपके एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लगेगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से, जिससे हमें पता चलता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बाद सीन खुलता है हाशिमा आइलैंड पर, एक छोटा सा टापू जहां जापानियों ने कोयले की खदान बना रखी है। यहाँ की हालत बेहद डरावनी है, क्योंकि यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। इस पूरे आइलैंड को जापानी सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है ताकि कोई भी यहाँ से भाग न सके, और अब तक कोई भी इंसान जिंदा बचकर यहाँ से निकल नहीं पाया है। सीन में हम देखते हैं कि एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटे बच्चे को खदान की संकरी सुरंग में भेजता है, क्योंकि वहां किसी बड़े आदमी का जाना नामुमकिन था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंदर अचानक विस्फोट हो जाता है और वो बच्चा मलबे के नीचे दबकर वहीं मर जाता है। अब ये देखकर सारे मजदूर काफी डर जाते हैं और गम में डूब जाते हैं। बच्चे की लाश उसके परिवार को दी जाती है, जो खुद उसी खदान में काम करता था। हर चेहरा गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ आता एक शख्स, यून हक चुल, जिसे कोरियन मजदूरों का लीडर माना जाता है। वह 3 नौजवान लड़कों से मिल रहा होता है और इस आइलैंड से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है, ताकि किसी तरह बाहर जाकर मदद लाई जा सके। अब रात के अंधेरे में तीनों लड़के चुपके से निकलते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन तभी एक जापानी गार्ड की नजर उनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और बिना एक सेकंड गवाए वो उसे गोली मार देता है। बाकी 2 लड़के किसी तरह समुद्र तक पहुंच जाते हैं, मगर किस्मत फिर दगा देती है। एक जापानी जहाज उन्हें भी पकड़ लेता है और दोनों को वहीं मार दिया जाता है। अब फिर से सीन कट होता है सीधे कोरिया में, जहां में एक प्यारी सी बच्ची सोही और उसके पापा ली कैंग ओक नजर आते हैं। दोनों एक पार्टी में डांस और गाना गा रहे हैं। असल में ली एक म्यूजिक बैंड चलाता है और सोही भी उसी बैंड का हिस्सा है। ली बहुत खुशमिजाज और जोशीला इंसान है। लोग उसके म्यूजिक पर झूम रहे हैं। माहौल पूरी तरह से जश्न भरा है। यह समय है वर्ल्ड वॉर 2 का और पार्टी में आए ज्यादातर लोग सेना में भर्ती होने जा रहे हैं और यह उनके सम्मान में रखी गई आखिरी पार्टी है। लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म होती है, ली को खबर मिलती है कि सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मस्ती करने की वजह से वह मुश्किल में फंस गया है। वो फौरन वहां से भाग निकलता है और अपने दोस्त सुगियामा के पास पहुंचता है। अब ली कहता है कि वो भी सेना में जाना चाहता है, क्योंकि बचपन से उसका सपना था कि वो अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़े। सुगियामा उसकी भावनाएं समझता है और उसे सेना में भेजने का इंतजाम कर देता है। अब फिर आता है वो दिन, 12 अप्रैल 1945। एक बड़ा जहाज तैयार है जिसमें सैकड़ों लोगों को हाशियामा आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। ली, उसकी बेटी सोही और पूरा बैंड ग्रुप उसी जहाज पर सवार होते हैं। लोगों को इतनी भीड़ में ठूस ठूस कर भरा गया है, वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है। थोड़ी देर बाद जहाज एक जगह रुकता है। ली एक सोल्जर को सुगियामा का लेटर दिखाकर कहता है, मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। सोल्जर अजीब सी मुस्कान देकर कहता है, चलो सबको साथ ले चलो। ली हैरान रह जाता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ सुगियामा के अनगिनत लेटर बिखरे पड़े हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब धोखा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सभी को ट्रेन में भरकर हाशियामा आइलैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब अड्डे पर पहुंचते ही जापानी सोल्जर इन सभी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। वहां पर हल्ला शुरू हो जाता है। यहाँ पर पुरुषों को अलग और महिलाओं बच्चियों को अलग कर दिया जाता है। साथ ही एक बोर्ड पर बिठाकर सभी बच्चों और महिलाओं को सबसे दूर ले जाया जाता है। इसके बाद इन सभी को एक जगह ले जाकर इनका सारा सामान ले लिया जाता है, जहाँ ली अपनी रोलेक्स घड़ी सुपरवाइजर को देकर अपनी बेटी से मिलवाने की विनती करता है। इतने में कंपनी का जूनियर ऑफिसर यामारा आ जाता है। यामारा ली की हरकत देखकर उसे जापान का नेशनल सॉन्ग बजाने को कहता है, जिस पर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ शुरू हो जाता है। इतने में कंपनी का मैनेजर शिमाजाकी भी यहाँ पहुंच जाता है और इन सभी का स्वागत करता है। शिमाजाकी कहता है
कि अब आप सभी हमारे लिए काम करने वाले हैं। इसके बाद सभी मजदूरों के कपड़े उतरवाकर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही इन सभी का चेकअप किया जाता है कि कहीं किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। इसके बाद इनके हाथ में एक स्लिप थमाई जाती है जिस पर इनके खाने पीने से लेकर रहने तक के तमाम खर्चे लिखे हुए थे, जिनका वजन अब यह कंपनी उठाने वाली है, लेकिन उसकी भरपाई इनकी पगार से की जाएगी। और अगर किसी का महीने का खर्च ज्यादा हुआ तो उसकी भरपाई अगले महीने की सैलरी से ली जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सभी कोरियंस जापानियों के गुलाम बन चुके हैं। अब दूसरी तरफ औरतों को एक अलग जगह रखा गया है जहां उन्हें जबरदस्ती जापानी सैनिकों का एंटरटेनमेंट करना पड़ता है। यहाँ हम दो औरतों को बात करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक कहती है, देखो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहाँ प्रेग्नेंट मत होना, क्योंकि पिछली बार जब एक औरत प्रेग्नेंट हुई थी तो इन दरिंदों ने उसका पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकालकर फेंक दिया था। अब ये सुनकर दूसरी औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर मजदूरों की हालत भी किसी नरक से कम नहीं थी। पगार से पैसे काटने के बाद भी उन्हें सड़ा गला खाना दिया जा रहा होता है जिसमें कीड़े मकोड़े तक पड़े होते हैं। अगले दिन सब मजदूरों को फिर से माइन में उतार दिया जाता है। एक सोल्जर वहां बेदर्दी से उन्हें मारता पीटता है। अब ये देखकर एक छोटा सा जापानी गैंगस्टर चोय सुपरवाइजर से भिड़ जाने का फैसला करता है। उसी वक्त वहां अमाला नाम का एक और आदमी भी पहुंच जाता है। चोय सुपरवाइजर को हराने के बाद मजदूरों का लीडर बनने का ऑफर देता है। ये हमारा मान जाता है और चोय अपने गुस्से में सुपरवाइजर को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह मजदूरों का नया लीडर बन जाता है। हालांकि यून ये सब देखकर कहता है, ये तो जापानी है और हम कोरियन लोगों के आपस में एक रहना चाहिए, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं शिमाजाकी, जो इस आइलैंड का जापानी ऑफिसर है। वो अपने लोगों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और वहीं सोई भी मौजूद है। शिमाजाकी अपने एक सुपरवाइजर से कहता है, कोई अच्छा म्यूजिक बनाओ। अब ये सुनकर सोई तुरंत बोल पड़ती है, ये गाना मेरा है और इसका म्यूजिक मेरे पापा ने बनाया है। पर शिमाजाकी को उसकी भाषा समझ नहीं आती। एक लड़की मॉल उसकी बात ट्रांसलेट करके बताती है। ये सुनकर शिमाजाकी बहुत खुश होता है और आदेश देता है कि ली और उसका पूरा बैंड ग्रुप अब हर फंक्शन में परफॉर्म करेगा। उधर एक और किरदार की एंट्री होती है। पार्क, जो कोरियन लिबरेशन कंपनी का एक एजेंट है, उसे यून की फोटो दिखाई जाती है और कहा जाता है कि हम यून को किसी भी हाल में वापस लाना है, क्योंकि वो कोरिया की आजादी के लिए बहुत कुछ कर चुका है। हालांकि पिछले 2 सालों से यून जापानियों की कैद में है। पार्क मिशन पर निकलता है और मजदूर बनकर हाशियामा आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद शिमाजाकी एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां ली अपनी बेटी सोही और अपने बैंड के साथ म्यूजिक परफॉर्म कर रहा होता है। सभी लोग उस म्यूजिक में खो जाते हैं क्योंकि यही पल इस आइलैंड पर थोड़ी राहत लाता है। लेकिन दूसरी तरफ खदान नंबर 2 में तबाही मच जाती है। चोय और बाकी मजदूर कोयला निकाल रहे होते हैं कि तभी भयंकर ब्लास्ट होता है। कोयले से भरी ट्रॉली नीचे गिर जाती है और कई मजदूर उसी वक्त कुचलकर मारे जाते हैं। पूरी खदान में आग लग जाती है। अब शिमाजाकी को ये खबर मिलती है तो वो खदान नंबर 2 को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यून भी उसी खदान में फंसा हुआ है कि किसी भी तरह से उसे बाहर निकालो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो सारे कोरियन मजदूर बगावत कर देंगे। सैनिक उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर सब बेकार जाता है। तभी अंदर फंसे मजदूर डायनामाइट ब्लास्ट करके खुद को बाहर निकाल लेते हैं। यून घायल हालात में सबके सामने आता है तो कोरियन मजदूर उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं। उनमें पार्क भी होता है जो मौका पाते यून के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे कोरिया ने भेजा है तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे टेलीग्राफ की जरूरत होगी जिससे मैं कोरियन चीफ को संदेश भेज सकूं। यून टेलीग्राफ का इंतजाम करने में लग जाता है। पार्क को पता होता है कि यह काम सिर्फ ली कर सकता है। वो उसके पास जाकर ऑफिस के कमरे की चाबी मांगता है। ली वजह पूछता है तो पार्क उसे सब कुछ सच सच बता देता है। अब ली एक शर्त रखता है, अगर मैं मदद करूं तो तुम मुझे और मेरी बेटी सोई को भी यहाँ से ले जाओगे। अब इस पर पार्क मान जाता है। फिर ली चोरी छिपे ऑफिसर की चाबी चुराता है और उसकी नकली कॉपी बना देता है। पार्क उस चाबी से कमरे में घुसता है और कोरियन आर्मी को मदद का संदेश भेज देता है। वहीं उसे कोरियन अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी मिलता है और वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि हर कोरियन मजदूर की मौत या हादसे का मुआवजा आधा यून के खाते में और आधा शिमाजी के खाते में जा रहा है। पार्क ये बात यून के सामने रखता है। यून गुस्से में आकर झूठ बोलता है, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। लेकिन वहाँ ली और सोई भी मौजूद थे जिन्होंने सारी बात सुन ली थी। तभी अचानक हाशियामा पर एक और जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका हिल जाता है। शिमाजाकी वहीं मारा जाता है और जापानी सैनिक खुद को बंकरों में बंद कर लेते हैं। बाकी बचे कोरियन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं यून अब यहाँ से बचकर भागने लगता है, जिसे चू नाम का आदमी सहारा देता है, पर यून उसे भी मार देता है क्योंकि उसने भी वह अकाउंट रिकॉर्ड देख लिया था।
पर हर क्राइम की तरह इस क्राइम पर भी ली और सोई की नजर पड़ जाती है। अब यमारा को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि हिटलर मारा जा चुका है और अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम बरसाए हैं, जिससे हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यमारा कहता है कि शिमाजाकी घायल है, जिस पर सीनियर ऑफिसर उसे मारकर यमारा को मैनेजर बनने को कहता है। अब ये सुनकर यमारा शिमाजाकी की रही बची सांसें भी छीन लेता है। अगले दिन जापानियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिनकी मांग थी कि कोरियंस को यहाँ से भगाना, क्योंकि एक कोरियन ने छोटी सी जापानी बच्ची के साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। हालांकि यह सच नहीं था, बल्कि असलियत में सुपरवाइजर ने बच्ची के साथ यह किया था और इल्जाम चोए पर लगा दिए थे, लेकिन बिना सच्चाई जाने चोए को गिरफ्त में लिया जाता है। वहीं यमारा यून को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मजदूरों का सारा पैसा मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा सकता हूँ। साथ ही वो यून को कहता है कि अमेरिकन से कहना कि हम कोरियंस का अच्छे से ध्यान रखते हैं, बाकी यहाँ कोरियंस को खदान में बंद करके मारना मेरा काम है। यून भी इन सब के लिए मान जाता है, लेकिन पार्क और सोई ने इनकी ये बातें सुन ली थी। इसलिए जब यून कोरियन मजदूरों को अच्छे खाने और ज्यादा मजदूरी का पाठ पढ़ाता है तो पार्क उन्हें बताता है कि यह झूठ बोल रहा है और ली अकाउंट रिकॉर्ड्स दिखाता है और साथ ही सोई चू के मर्डर की बात कहती है। इसलिए सभी यून के खिलाफ हो जाते हैं और पार्क इसका गेम बजा देता है। साथ ही चोई को भी आजाद करवा लिया जाता है। अब पार्क इनसे कहता है कि हम कोयले ले जाने वाले जहाज की मदद से यहाँ से भागेंगे, इसलिए इनमें से कुछ लोग हथियार डायनामाइट्स वगैरह बनाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचा सके। इसके बाद ये जहाज पर कब्जा करते हैं और कोयला शिप में रखने वाली बेल्ट के जरिए शिप पर जाने लगते हैं। पर तभी यहाँ जापानी सैनिक आ जाते हैं, जिन्हें ली भटकाता है और पार्क मार डालता है। लेकिन 2 सैनिक और भी थे जिन्होंने इन सबको भागते हुए देखा था, इसलिए पार्क इन्हें भी मार डालता है। लेकिन गोली की आवाज से पार्क को सब पता चल जाता है और वह सैनिकों को इनके पीछे लगा देता है। वहीं चोए कुछ साथियों के साथ इनसे लड़ने के लिए आता है, लेकिन वह रस्सी जिससे ये सब शिप पर चढ़ रहे थे वो टूट जाती है। इसलिए सभी एक साथ बेल्ट पर चढ़ने लगते हैं, जिस वजह से वह आधे तो शिप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आधे पानी और आधे इसी आइलैंड पर फंस जाते हैं। अब देखते ही देखते जापानीज और कोरियंस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इधर ली बेल्ट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला ये नहीं कर सकता था, इसलिए सोई और कुछ मजदूर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। वहीं मेल को सुपरवाइजर की गोली लग जाती है और वह मारी जाती है। ये देखकर चोए बौखला जाता है और सुपरवाइजर की गर्दन तोड़ देता है। अब चोए मेल के पास जा ही रहा था कि तभी उसे भी एक गोली लगती है, पर जैसे तैसे वह मेल के पास जाता है और दोनों मारे जाते हैं। इधर यमारा ली को शूट करता है, लेकिन बदले में ली भी उसे शूट करता है, पर यमारा सोही को बंदी बना लेता है। पर पार्क उसके सिर पर पत्थर मारता है और सोही बोतल वाला बम उस पर फोड़ देती है। इसी के साथ यमारा भी मारा जाता है। पार्क कहता है कि शिमाजाकी, यमारा और सभी सुपरवाइजर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए युद्ध यहीं पे खत्म होता है और अब हम सब वापस जा रहे हैं। इसके बाद सभी शिप पर चढ़ते हैं और वापस जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ ली की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह सोई की जिम्मेदारी पार्क को सौंपता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह देता है। सोई बहुत रोती है और आखिर में हम देखते हैं कि नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से परमाणु हमला हुआ है, जिसका धमाका आग की लपटें इनके सामने थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।